तो क्लास सॉलिड्स बने होते हैं एटम्स से, आयंस से, मतलब कैटायंस और अनायंस, या फिर मॉलिक्यूल से। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा तो वो एटम्स का बना होगा, आयंस का बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल्स का बना होगा। तो क्लास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल बार बार टर्म यूज़ करने से अच्छा हम सबको मिला के एक ही नाम देते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो क्लास इसके आगे मैं अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से टर्म यूज़ करूँगा, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एटम्स की या फिर आयंस की या फिर मॉलिक्यूल्स की। जब हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एक डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में, एक रेगुलर डेफिनाइट रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अगर हम क्रिस्टल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट डायग्रामेटिकली दिखाएं, जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को हम लोग पॉइंट से दर्शाएं या फिर पॉइंट से इंडिकेट करें। तो मैं यहाँ पे डायग्राम में हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को मैं पॉइंट से इंडिकेट कर रहा हूँ, ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हर एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल को अगर हम लोग पॉइंट से इंडिकेट करें तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो क्लास यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, तो क्लास ये हर एक पॉइंट है जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल मतलब एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्लेस करने वाले हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट साथ में हम लोग उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। लैटिस का मतलब होता है जाल। तो हमारे पास ये डायग्राम देख सकते हैं आप, ये सब पॉइंट्स साथ में मिला के क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल लैटिस। तो क्लास वो हर एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल रखने वाले हैं क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए, उस हर एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। तो क्लास क्रिस्टल लैटिस में हर एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग कांस्टेंट पार्टिकल मतलब एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल रखेंगे, वो हर एक पॉइंट को हम लोग कहेंगे लैटिस पॉइंट। तो क्लास लैटिस पॉइंट मतलब वो हर एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग एटम, आयन या फिर मॉलिक्यूल प्लेस करने वाले हैं क्रिस्टल बनाने के लिए। तो क्लास अगर हम लोग बना रहे क्रिस्टल, समझो डायमंड का, तो क्लास डायमंड बना होता है कार्बन से। तो क्लास वो हर एक जगह जहाँ पे हम लोग कार्बन रखेंगे तो वो पॉइंट होगा लैटिस पॉइंट। और क्लास ये क्रिस्टल कार्बन से फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोग कार्बन को बोलेंगे बेसिस। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर हम लोग क्रिस्टल बना रहे हैं NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो क्लास NaCl क्रिस्टल में हमारे पास Na+ आयंस और Cl- आयंस को हम लोग लैटिस पॉइंट पर रखेंगे। तो क्लास और NaCl का क्रिस्टल बनेगा। तो NaCl क्रिस्टल में Na+ एंड Cl- आपके लिए हो गए बेसिस। तो क्लास बेसिस क्या होता है फिर? तो बेसिस वो एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग लैटिस पॉइंट पे अरेंज करते हैं पूरा क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए। इस क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे छोटा हिस्सा अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक सबसे छोटा हिस्सा क्रिस्टल लैटिस का। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो क्लास ये क्रिस्टल लैटिस का एक सबसे छोटा हिस्सा है। ये हिस्सा जब अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट होता है और रिपीट होकर पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो क्लास इस सबसे छोटे हिस्से को हम क्रिस्टल लैटिस के सबसे छोटे हिस्से को हम बोलते हैं यूनिट सेल। हम इसे सबसे छोटे हिस्से को बोलते हैं यूनिट सेल। तो क्लास यूनिट सेल आप देख सकते हो, अगर इस डायग्राम में यूनिट सेल का शेप क्यूबिक है, तो क्लास इस क्यूब के राइट हैंड साइड में भी क्यूब है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यूब है, ऊपर भी क्यूब होगा, नीचे भी क्यूब होगा, आगे भी क्यूब होगा और पीछे भी क्यूब होगा। तो क्लास ये क्यूबिक अरेंजमेंट है
सबसे छोटा अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल जो हर अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है और वो रिपीट होकर पूरा क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो रहा है। तो क्लास ऐसे सबसे छोटे हिस्से को हम कहते हैं यूनिट सेल। तो क्लास अभी हम लोग डेफिनेशन देखते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के बुक में है। तो क्लास क्रिस्टल लैटिस रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो क्रिस्टल लैटिस में जो हर एक पॉइंट जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट पार्टिकल रखने वाले हैं वो हर एक पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड। मतलब लैटिस पॉइंट हर एक वो जगह है जहाँ पे हम लोग आइटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को अरेंज करने वाले हैं। तो क्लास जिन आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम लोग अरेंज करने वाले हैं उसको कहते हैं हम लोग बेसिस। तो क्लास देख सकते हैं डेफिनेशन बेसिस का। द बेसिस आर दोज आइटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स which when arranged on a lattice points form entire crystal। तो क्लास क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा 3 डायमेंशनल यूनिट जो बार बार रिपीट होता है अलग अलग डायरेक्शन में और पूरा क्रिस्टल फॉर्म होता है, तो क्लास उस यूनिट को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो डेफिनेशन है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच when repeated in different डायरेक्शन जनरेट एंटायर क्रिस्टल। कोई भी क्रिस्टल लैटिस का शेप डिपेंड होता है उसके यूनिट सेल के शेप के ऊपर, और यूनिट सेल का शेप डिपेंड होता है उसके 3 एज लेंथ के ऊपर और उनके बीच में प्रेजेंट होने वाले एंगल के ऊपर। तो क्लास अच्छे तरीके से समझते हैं हम लोग। तो क्लास हम लोग क्या करते हैं वो समझने के लिए हम लोग यूनिट सेल को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। तो क्लास यहाँ देख सकते हैं हमने यूनिट सेल को रखा है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे। तो क्लास यहाँ पे ओरिजिन है। तो क्लास यूनिट सेल एक्स एक्सिस को कट करेगा एट सर्टेन डिस्टेंस। सपोज यूनिट सेल एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ओके, फ्रॉम ओरिजिन। यूनिट सेल वाई एक्सिस को कट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन एट दिस पॉइंट से, मैंने रेड से उसको डिनोट किया। और यूनिट सेल जेड एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे जो मैंने ग्रीन पॉइंट से यहाँ पे डिनोट किया। तो क्लास ओरिजिन से लेके उस ब्लू पॉइंट तक जहाँ पे यूनिट सेल ने एक्स एक्सिस को कट किया है, सपोज जिसको डिस्टेंस को हम लेते हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज़ अ एज लेंथ, ओके। सिमिलरली ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस पे जहाँ पे यूनिट सेल ने कट किया है वो डिस्टेंस हम बोलते हैं बी, और ओरिजिन से लेके जेड एक्सिस तक जहाँ पे यूनिट सेल ने एक जेड एक्सिस को कट किया है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग सी। तो ए बी सी आर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो क्लास उनके एज में एंगल कितना है वो देखते हैं हम लोग। तो क्लास वो एंगल हमें फाइंड करने का एक सिंपल तरीका है। तो क्लास हमारे पास एज लेंथ है ए बी सी, एंगल्स हम लोग लेंगे अल्फ़ा बीटा गैमा। हम लोग कोई भी एंगल को रैंडमली नहीं पुट कर सकते, अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो क्लास ए और बी के बीच में जो एंगल होता है, ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो होता है गैमा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है गैमा। ध्यान से देखो, अगर हम लोग एंगल देखें बी एंड सी के बीच में, तो बी एंड सी के बीच में एज लेंथ बी एंड सी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा अल्फ़ा। तो यहाँ पे बी एंड सी के बीच में एंगल है अल्फ़ा, तो ये ए एंड बी के बीच में गैमा था, बी एंड सी के बीच में अल्फ़ा। सिमिलरली ए एंड सी के बीच में जो एंगल होगा, ए एंड सी के बीच में एंगल होगा, जो ए और सी के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल होगा एंगल बीटा। सो 3 एज लेंथ यूनिट सेल के ए बी सी और उनके बीच का एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा डिसाइड करेगा कि यूनिट सेल का शेप क्या होगा। प्लस हमने देखा कि यूनिट सेल का शेप उसके लैटिस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे पास 6 लैटिस कांस्टेंट है, एज लेंथ ए बी सी और उनके बीच में प्रेजेंट होने वाले एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो प्लस ये एज लेंथ ए बी सी और उनके बीच में होने वाले एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा किसी भी यूनिट सेल का शेप डिसाइड करते हैं। तो उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 7 बेसिक क्रिस्टल्स होते हैं,
ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गैमा को कंसिडर करेंगे तो सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है क्यूबिक। तो क्यूबिक सिस्टम में तीनों एज लेंथ ए बी सी इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा वो भी इक्वल है, और सबके सब एंगल अगर है यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्यूबिक सिस्टम में एज लेंथ्स ए बी सी इक्वल है, उनके बीच में होने वाले एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा भी इक्वल है, और सबके सब एंगल 90 डिग्री है। प्लस अगर एज लेंथ ए एंड बी इक्वल है, उनका दोनों का ए एंड बी इक्वल है एज लेंथ, पर सी डिफरेंट है, और एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा अगर तीनों भी एंगल सेम है और तीनों के तीनों अगर 90 डिग्री है, तो उस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल। तो टेट्रागोनल में आप देखोगे तो एज लेंथ ए एंड बी इक्वल है, सी डिफरेंट है, ऑल एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा इक्वल एंड ऑल आर 90 डिग्री। प्लस तीसरा क्रिस्टल सिस्टम है ऑर्थोरोम्बिक, जहाँ पे सबके सब एज लेंथ अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, पर तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों इक्वल है, और तीनों के तीनों 90 डिग्री है। तो इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो उस यूनिट सेल को हम बोलेंगे ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, जहाँ पे ए बी सी तीनों एज लेंथ अलग है, पर तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा इक्वल है, और तीनों के तीनों अगर 90 डिग्री है। तो क्लास ऑर्थोरोम्बिक का सबसे सिंपल एग्जांपल होता है मैच बॉक्स। तो अगर मैच बॉक्स का आप शेप देखोगे ठीक से, तो ए बी सी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों भी अलग अलग है, पर मैच बॉक्स में सब एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ओके क्लास नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट सेल देखते हैं। क्लास अभी यहाँ पे एज लेंथ ए बी सी तीनों के तीनों इक्वल है, ए बी सी तीनों लेंथ इक्वल है। ओके बाद में एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल है। पर क्लास यहाँ पे छोटा डिफरेंस है। क्लास ये सिस्टम क्यूबिक से अलग इसलिए है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं। क्यूबिक में क्या था, ए बी सी इक्वल था, अल्फ़ा बीटा गैमा इक्वल था, पर सब एंगल 90 डिग्री थे। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल इक्वल है, पर वो 90 डिग्री नहीं है। तो क्लास इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं हम लोग रोम्बोहेड्रल। तो ये हो गया रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल का पैरामीटर्स। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गैमा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। प्लस नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं हेक्सागोनल, जहाँ पे ए एंड बी इक्वल है, सी डिफरेंट है, एज लेंथ ए एंड बी सेम है, एज लेंथ सी अलग है। ओके दो एंगल सेम है, अल्फ़ा एंड बीटा 90 डिग्री है, और गैमा 120 डिग्री है। तो प्लस ऐसे सिस्टम में जहाँ पे एज लेंथ ए एंड बी इक्वल है, एज लेंथ सी डिफरेंट है, ओके अल्फ़ा बीटा एंगल्स 90 डिग्री है, और गैमा एंगल 120 डिग्री है। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री, गैमा इक्वल टू 120 डिग्री। क्लास बाद में आप नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम देखोगे मोनोक्लिनिक। तो उसमें तीनों भी एज लेंथ अलग अलग है, ए डिफरेंट, ए बी सी ऑल डिफरेंट, तीनों के तीनों एज लेंथ अलग अलग है। ओके उसमें अल्फ़ा एंड गैमा ये दो एंगल सेम है, और दोनों के दोनों 90 डिग्री है, पर बीटा एंगल 90 डिग्री नहीं है, वो सेम भी नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं हम लोग मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में आप देखोगे तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा एंड गैमा 90 डिग्री होगा, बीटा 90 डिग्री नहीं होगा, अल्फ़ा एंड गैमा सेम है, बीटा अलग है, और बीटा 90 डिग्री भी नहीं होगा। ओके क्लास लास्ट सिस्टम जहाँ पे आप देखोगे कि तीनों के तीनों एज लेंथ अलग है, ए बी सी तीनों के तीनों एज लेंथ अलग अलग है, तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा वो एंगल भी अलग अलग है, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एंगल अलग है, और क्लास ये एंगल्स 90 डिग्री भी नहीं है। तो तीनों एंगल अलग और कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को बोलता है ट्राइक्लिनिक सिस्टम। तो क्लास अगर ये देखोगे तो हम लोग सिर्फ 7 बेसिक टाइप के क्रिस्टल बना सकते हैं बेस्ड ऑन लैटिस पैरामीटर ए बी सी एंड अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो अब इन 7 क्रिस्टल में देखोगे तो सबसे सिमेट्रिक क्रिस्टल होता है क्यूबिक। अब देखोगे यहाँ पे द मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक,
और सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक यूनिट सेल होता है आपका ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक, याद रखो एमसीक्यूज के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल्स। तो बच्चों यूनिट सेल दो टाइप में हम लोग क्लासीफाइड करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंट्रल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होते हैं जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा यूनिट सेल जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं, यूनिट सेल को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। प्लस सेंट्रल यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते ही है, पर कॉर्नर छोड़ के कोई और जगह पे भी होते हैं। तो सेंट्रल यूनिट सेल को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पे। आप देख सकते हो कॉर्नर्स पे, मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और एक पार्टिकल उस यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में होगा। तो यूनिट सेल के अंदर सेंटर ऑफ द बॉडी में होगा, तो उसे ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल एंड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ यूनिट सेल, तो ऐसा यूनिट सेल को हम बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बाद में दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर पे होता है। तो क्लास ये कॉर्नर पे है ही है, तो मैं कॉर्नर वाला आइटम पहले दिखाता हूँ ब्लू कलर से। तो कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, और वो पार्टिकल्स, कांस्टेंट पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर पे भी होता है। तो मैं भी रेड कलर से दिखाता हूँ आपको। तो कॉर्नर्स पे कांस्टेंट पार्टिकल होंगे और कांस्टेंट पार्टिकल हर एक फेस के सेंटर में होंगे। तो क्लास अगर क्यूबिक यूनिट सेल होगा तो उसको 6 फेस होंगे। तो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, नीचे वाले फेस के सेंटर में, राइट वाले फेस के सेंटर में, लेफ़्ट वाले फेस के सेंटर में, राइट आगे वाले फेस के सेंटर में और पीछे वाले फेस के सेंटर में। तो आपके पास पार्टिकल्स है सेंटर ऑफ फेसेस पे और कॉर्नर पे। तो जो मैंने ब्लू कलर से दिखा है वो आइटम कॉर्नर वाला है, और जो रेड कलर से दिखा है वो आइटम है फेस के सेंटर वाला है। तो ऐसे यूनिट सेल को जहाँ पे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल और हर एक फेस के सेंटर पे, तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा सेंटर्ड यूनिट सेल होता है एंड सेंटर्ड या फिर बेस सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड या फिर बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आप देख सकते हो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉर्नर पे पार्टिकल्स है। तो मतलब हर एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे पार्टिकल्स होते ही है, कांस्टेंट पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स कॉर्नर पे है, और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दो अपोजिट फेसेस पे। तो क्लास यहाँ पे अगर क्यूब होगा तो उसको 6 फेसेस होंगे। तो पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे और कोई भी दो अपोजिट फेस पे, सब फेसेस पे नहीं, सिर्फ 2 फेसेस पे जो भी अपोजिट है। तो कोई भी 2 अपोजिट फेस पे अगर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है अदर देन कॉर्नर, तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग एंड सेंटर्ड या फिर बेस सेंटर्ड। मैंने देखा 6 लैटिस कांस्टेंट, दैट इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए बी सी, और उनके बीच में होने वाले एंगल्स अल्फ़ा बीटा गैमा। तो ये एज लेंथ ए बी सी और उनके बीच में होने वाले एंगल्स अल्फ़ा बीटा एंड गैमा। तो ये 6 लैटिस कांस्टेंट डिसाइड करते हैं यूनिट सेल का शेप। तो हमने देखा कि बेस्ड ऑन लैटिस कांस्टेंट हमारे पास टोटल 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो पहला सिस्टम ने सीखा था क्यूबिक। ओके, तो क्लास क्यूबिक यूनिट सेल या तो प्रिमिटिव हो सकता है, या तो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या फिर फेस सेंटर्ड हो सकता है। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड नहीं हो सकता। तो क्लास ये सब प्रूव किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्राविस ने। तो ब्राविस, उसको हम बोलते हैं ब्राविस लैटिस। सो अगर आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है तो क्यूबिक यूनिट सेल प्रिमिटिव हो सकता है, मतलब एटम सिर्फ कॉर्नर पे, या फिर यूनिट सेल के आइटम्स कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ बॉडी में, या फिर एटम्स कॉर्नर पे और सेंटर ऑफ एवरी फेस पे। तो क्लास एंड सेंटर्ड क्यूब नहीं होता। क्लास हमने दूसरा बेसिक क्रिस्टल सीखा था टेट्रागोनल। तो क्लास टेट्रागोनल प्रिमिटिव हो सकता है,
टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, टेट्रागोनल फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड नहीं हो सकता। तो फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल नहीं होता। प्लस बाद में हमने देखा था तीसरा यूनिट सेल ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल चारों हो सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड हो सकता है या फिर एंड सेंटर्ड भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है तो इट कैन बी प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। आपको चारों टाइप के ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल हो सकते हैं। प्लस चौथा बेसिक क्रिस्टल था मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव या फिर एंड सेंटर्ड हो सकता है, मोनोक्लिनिक बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड नहीं हो सकता। क्लास ये सब चीज़ें प्रूव की थी फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्राविस ने। तो क्लास अगर आप देखते हैं नेक्स्ट बेसिक क्रिस्टल सिस्टम दैट इज हेक्सागोनल। थोड़ा हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है, हेक्सागोनल बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं हम लोग दैट इज रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल भी सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है, रोम्बोहाइड्रल बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड नहीं हो सकता। अगला सातवां बेसिक क्रिस्टल था ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक सिर्फ प्रिमिटिव हो सकता है, आपके पास बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर्ड ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल नहीं हो सकता। तो क्लास आप देखोगे तो क्यूब यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप के हो सकते हैं, टेट्रागोनल यूनिट सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक 4 टाइप के हो सकते हैं, मोनोक्लिनिक 2 टाइप के हो सकते हैं, हेक्सागोनल सिर्फ एक ही हो सकता है, रोम्बोहाइड्रल भी एक ही हो सकता है और ट्राइक्लिनिक भी एक ही हो सकता है। प्लस इन सबको अगर हम ऐड करें तो टोटल आता है 14। तो प्लस आप टोटल 14 टाइप के अलग अलग यूनिट सेल बना सकते हो। मतलब बात करेंगे क्यूबिक की तो आप बना सकते हो सिंपल क्यूबिक या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। टेट्रागोनल की बात करें तो प्रिमिटिव टेट्रागोनल या फिर बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, चारों टाइप के यूनिट सेल आपके पास हो सकते हैं। मोनोक्लिनिक सिर्फ 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रिमिटिव या फिर एंड सेंटर। हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल एंड ट्राइक्लिनिक सिर्फ एक ही टाइप का हो सकता है, दैट इज ओनली प्रिमिटिव। तो बस आप टोटल 14 टाइप के यूनिट सेल बना सकते हो या 14 टाइप के आपके पास लैटिस हो सकते हैं। तो क्लास इन 14 टाइप के यूनिट सेल को जो बन सकते हैं मैक्सिमम, ये प्रूव किया था फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्राविस ने, इसलिए हमको बोलते हैं 14 यूनिट सेल जो बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग 14 ब्राविस लैटिस। तो इसमें भी देखोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राविस लैटिस होते हैं ऑर्थोरोम्बिक के 4। ओके 3 सिस्टम है आपके पास, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल एंड मोनो ट्राइक्लिनिक, उनका सिर्फ एक ही ब्राविस लैटिस होता है। ओके क्यूबिक के 3 ब्राविस लैटिस है और टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक के 2 ब्राविस लैटिस है। हम बात करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल इन क्यूबिक यूनिट सेल में। तो जो भी आइटम्स यूनिट सेल के कॉर्नर में होते हैं वो कॉर्नर वाला आइटम पूरा का पूरा किसी एक यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करता। क्लास हम लोग एग्जांपल के लिए एक आइटम को रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आइटम को ब्लू कलर से इंडिकेट किया जो कॉर्नर पे है, आप कोई भी आइटम ले सकते हो। तो क्लास वो कॉर्नर आइटम देखोगे आप तो वो कॉर्नर आइटम कितने यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी एक यूनिट सेल को मैंने शेड किया है पर्पल कलर से, तो वो आइटम कॉर्नर वाला उस पर्पल कलर के यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। वही आइटम उसके पीछे वाले यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ। तो वो आइटम येलो कलर के यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। क्लास ये कलर से हम लोग यूनिट सेल को विजुलाइज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आइटम कॉर्नर पे है ब्लू कलर का, वो कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं हमें वो देखना है। तो क्लास ये कॉर्नर वाला आइटम ब्लू कलर वाला एक सामने वाला जो पर्पल कलर का यूनिट सेल है वो शेयर कर रहा है, उसके पीछे वाला येलो कलर का यूनिट सेल है वो शेयर कर रहा है, उसके आगे जो यूनिट सेल हम लोग उसको दिखाते हैं ब्लू कलर से, वो भी उसको शेयर कर रहा है। बस थोड़ा विजुलाइज करो, इजी है। तो ये ब्लू कलर का यूनिट सेल वो भी उस आइटम को शेयर कर रहा है और इस ब्लू कलर के यूनिट सेल के पीछे जो यूनिट सेल है
हम इसे कोई कलर दे देते हैं। इसके पीछे जो यूनिट सेल होगा वो भी उस आइटम को शेयर करेगा। तो क्लास देखो आप, तो उस आइटम को पीछे जो यूनिट सेल होगा वो भी शेयर करेगा। तो आप देखोगे तो ये आइटम जो हमने रेफरेंस लिया है ब्लू कलर का, उसको अभी तक देखा हम लोगों ने 4 यूनिट सेल ने शेयर किया है। तो क्लास मैं इनको नंबर देता हूँ यूनिट सेल को, 4 यूनिट सेल को। तो क्लास वो जो आइटम 4 यूनिट सेल ने शेयर किया अभी तक हमने देखा, तो क्लास वो आइटम शेयर किया है यूनिट सेल नंबर, 1 मिनट में कलर चेंज कर दो। तो वो आइटम शेयर कर यूनिट सेल नंबर 1 ने, फिर यूनिट सेल नंबर 2 ने, फिर 1 के पीछे वाले 3 ने और 2 के पीछे वाले 4 ने। तो 4 यूनिट सेल उस आइटम को शेयर कर रहे हैं। तो क्लास वो 4th यूनिट सेल, ठीक है। तो 4 यूनिट सेल उस आइटम को शेयर कर रहे हैं, यूनिट सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो क्लास उसी आइटम को यूनिट सेल नंबर 1 के ऊपर जो यूनिट सेल है उसका नंबर देते हैं हम लोग 5, वो भी शेयर कर रहा है। 2 के ऊपर जो यूनिट सेल है उसका नंबर देते हैं हम 6, वो भी उसको शेयर कर रहा है। 3 के ऊपर जो यूनिट सेल है वो भी उस आइटम को शेयर कर रहा है। और 4 यूनिट सेल के ऊपर जो यूनिट सेल है वो भी उसको शेयर कर रहा है। तो क्लास आप देखोगे तो जो आइटम हमने रेफरेंस आइटम लिया था उस रेफरेंस आइटम को टोटल, अब देखोगे इस रेफरेंस आइटम को, तो इस आइटम को टोटल 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो क्लास उसी को हम लोग बाजू वाले डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं, सेम चीज़। तो वो आइटम जो यहाँ पे सेकंड डायग्राम को दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ पे जो आइटम रेफरेंस आइटम लिया गया है, इसको शेयर करता हूँ। क्लास ये रेफरेंस आइटम जो लिया गया है, कॉर्नर वाला आइटम, तो ये आइटम कितने यूनिट सेल शेयर कर रहा है, ये कॉर्नर वाला आइटम है, इसको कितने यूनिट सेल शेयर कर रहा है। तो प्लस ये आइटम यूनिट सेल नंबर 1 का पार्ट है, यूनिट सेल नंबर 2 का पार्ट है, यूनिट सेल नंबर 3 का पार्ट है, यूनिट सेल नंबर 4 का पार्ट है, 1 के ऊपर वाले यूनिट सेल नंबर 5 का भी पार्ट है, यूनिट सेल नंबर 6 का पार्ट है, 7 का और 8 का। तो क्लास आप देख सकते हो कोई भी कॉर्नर आइटम 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। अगर आइटम कॉर्नर पे है तो उसको 8 यूनिट सेल शेयर करते हैं। तो क्लास जो आइटम कॉर्नर पे होता है उसको अगर 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं तो 1 यूनिट सेल को उसमें से मिलता है 1/8 पार्ट। क्लास कॉमन सेंस है, अगर एक प्रॉपर्टी 8 लोगों को बिलोंग करता है तो एक को कितना मिलेगा, उसमें से 1/8। तो 1/8 आइटम बिलोंग्स टू 1 यूनिट सेल फ्रॉम द कॉर्नर। तो क्लास कॉर्नर वाला आइटम जो आपको पूरा दिख रहा है, क्लास नीचे देखते हैं डायग्राम में। तो क्लास ये जो कॉर्नर वाला आइटम, यहाँ पे मैं रेड सेल करता हूँ, जो कॉर्नर वाला आइटम है वो पूरा का पूरा यूनिट सेल का नहीं है, वो 8 यूनिट सेल उसको शेयर कर रहा है। तो उस कॉर्नर में से एक यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 पार्ट मिलेगा। और क्लास अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जहाँ पे आइटम सिर्फ कॉर्नर पे होता है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप देखोगे 8 कॉर्नर होंगे और 8 कॉर्नर आइटम्स होंगे। हर एक कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट करेगा 1/8। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स इन 1 यूनिट सेल, तो 1/8 कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 आइटम्स। तो 1 आइटम बिलोंग्स टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आइटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो आंसर है 1, क्योंकि हर एक कॉर्नर से यूनिट सेल को 1/8, उस पूरे आइटम में से 1/8 पार्ट हर एक कॉर्नर आइटम से मिलता है। ऐसे आपके पास 8 कॉर्नर है तो 1/8 × 8 = 1, मतलब एक आइटम बिलोंग करता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को। जो आइटम यूनिट सेल के फेस के सेंटर में होता है वो आइटम 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, देखते हैं हम लोग। तो क्लास ये आइटम जो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ब्लू कलर से, तो जो आइटम जो यूनिट सेल के फेस के सेंटर में है, तो क्लास ये यूनिट सेल का फेस है और इस फेस के सेंटर में जो आइटम है यूनिट सेल के, तो क्लास ये आइटम आप देखोगे तो इस आइटम को 2 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। तो ये यूनिट सेल नंबर 1 जो पूरा येलो से मैं शेयर कर रहा हूँ, और दूसरा यूनिट सेल नंबर 2 इसको मैं ब्लू से शेयर कर रहा हूँ। तो क्लास ये जो आइटम है यहाँ पे आपने जो रेफरेंस लिया है जो यूनिट सेल के फेस के सेंटर में, तो उस आइटम को 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं। वो आइटम 2 यूनिट सेल का पार्ट होता है। तो एक यूनिट सेल को उसमें से सिर्फ आधा पार्ट मिलता है, तो आधा एक यूनिट सेल को और आधा दूसरे यूनिट सेल को मिलेगा। तो आधा पार्ट मिलेगा इस यूनिट सेल को और आधा पार्ट मिलेगा इस यूनिट सेल को। तो क्लास जो भी आइटम
यूनिट सेल के सेंटर के फेस के सेंटर में होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो वो सिर्फ आधा उस यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो क्लास अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे FCC, या फिर इसको हम लोग CC भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक। तो बस फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में का आइटम कहाँ पे, कॉर्नर पे है, तो मैं इनको ब्लू से दिखा तो आइटम कॉर्नर पे है। और आपने अभी सीखा कि हर एक कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के 1/8, तो जितने भी आइटम कॉर्नर पे उनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, तो सिर्फ 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल को बिलोंग करता है पूरे में से, तो 1/8। तो प्लस फ्रॉम कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन होगा, तो हर एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, हर एक कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, और आपके पास 8 कॉर्नर आइटम्स हैं, तो कॉर्नर आइटम्स का पूरा कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल के लिए होगा 1। ओके, प्लस जो भी आइटम यूनिट सेल के फेस के सेंटर पे है, तो आप देखोगे क्यूबिक यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं, राइट फेस, लेफ्ट फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। तो प्लस इस हर एक फेस के आइटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो हर एक आइटम जो फेस पे प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। और क्लास अब हर एक फेस के आइटम का कंट्रीब्यूशन हाफ होगा उस यूनिट सेल के लिए, और यूनिट सेल में ऐसे टोटल 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में, तो उनका कंट्रीब्यूशन होगा टोटल 3। तो फ्रॉम फेसेस कंट्रीब्यूशन 3, तो कॉर्नर वाले आइटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल 1, और फेस वाले आइटम टोटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 3। सो टोटल आइटम्स कॉर्नर और फेस सेंटर पकड़ के होंगे 4। तो नंबर ऑफ आइटम्स इन वन यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में टोटल 4 आइटम होते हैं। जो आइटम यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में रहता है, यूनिट सेल के अंदर बॉडी के सेंटर में, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा यूनिट सेल को ही मिलेगा, क्योंकि वो आइटम कोई और यूनिट सेल शेयर नहीं कर रहा। तो जो आइटम यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में रहेगा वो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल को बिलोंग करेगा, तो कंट्रीब्यूशन विल बी 1। तो जो आइटम बॉडी के सेंटर में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1 फॉर दैट यूनिट सेल। तो क्लास अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्लास जो आइटम्स कॉर्नर पे है, हमने सीखा है जो आइटम कॉर्नर पे है उनका कंट्रीब्यूशन होता है, तो एवरी कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट्स 1/8, और क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर आइटम्स टू दैट यूनिट सेल। तो फ्रॉम कॉर्नर्स हर एक कॉर्नर आइटम कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, आपके पास 8 कॉर्नर है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर आइटम इज़ 1। प्लस जो आइटम यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में है वो पूरा का पूरा उसी को बिलोंग कर रहा है, कोई दूसरा यूनिट सेल को शेयर नहीं कर रहा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट आइटम इज़ कंप्लीट मतलब 1। तो फ्रॉम बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन इज़ 1। तो कॉर्नर से एक आइटम और बॉडी सेंटर से एक आइटम, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं 2। तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल आर 2।